दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में चंद्रमा से क्या देखें, चंद्रमा से संबंधित अति खास ज्योतिषीय योगों एवं ज्योतिषीय सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली में चंद्रमा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह हमारे मन का कारक और यह हमारे मन को नियंत्रित करता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है कर्क राशि, और चंद्रमा वृष राशि 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि में नीच के होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। चंद्रमा की स्वयं की अपनी कुंडली होती है, जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, सुंदरता का कारक है, कल्पना का कारक, भावना का कारक है और कल्पना शक्ति का कारक है। चंद्रमा चित्त, प्रसन्नता, सौम्यता, सद्गुणता और व्यक्ति के स्वभाव का कारक है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, स्त्री का कारक है। चंद्रमा का रंग है सफेद दूधिया रंग। चंद्रमा का रत्न है मोती, और चंद्रमा उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा के एक संकेतक होते हैं। चंद्रमा की दिशा वायव्य दिशा उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा मानी गई है। चंद्रमा का जो दिन है वो सोमवार होता है। चंद्रमा सोमवार दिन के कारक होते हैं। चंद्रमा का जो मूल मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, और चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। चंद्रमा की जो दान होते हैं वो सफेद दान होते हैं। दूध, दही, चावल, सफेद कपड़ा, सफेद फूल, सफेद चंदन या सफेद पेय। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन गोचर करते हैं, मतलब एक राशि में 2.25 दिन ठहरते हैं। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा के बढ़ने को शुक्ल पक्ष कहते हैं और चंद्रमा के जब घटने को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा के बढ़ते शुक्ल पक्ष में खरीदी गई वस्तुएं आपका लंबे समय तक साथ देती हैं, और चंद्रमा के घटते कृष्ण पक्ष में खरीदी गई वस्तुएं आपका बहुत जल्द साथ छोड़ सकती हैं। अमावस्या के 5 दिन पहले और अमावस्या के 5 दिन बाद के बीच का जो समय होता है, इस समय चंद्रमा अशुभ स्थिति में होते हैं, कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं। जब गोचर में शनि आपकी राशि से पीछे की राशि में, यानी मान लीजिए आपकी राशि वृष है तो आपकी पीछे की राशि हो जाएगी मेष, तो जब गोचर में शनि आपकी राशि से पीछे की राशि में प्रवेश करता है तो उस समय से आपके 7.5 शुरू हो जाते हैं। शनि के 7.5 वर्ष के होते हैं, जो 3 चरण में होते हैं और प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है। जब गोचर में शनि आपकी पिछली राशि में प्रवेश करता है तो उस समय फर्स्ट चरण, और जब आपकी स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो दूसरा चरण, और जब आपकी राशि से बाद की राशि में प्रवेश करता है तो उस समय तीसरा चरण। तो इस प्रकार से 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं, और इस प्रकार से 3 राशि के माध्यम से 7.5 पूर्ण होती है। और जब शनि गोचर में आपकी राशि से चौथे या 8वें में प्रवेश करता है तो उस समय आपकी शनि की ढैया चलती है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वह आपकी राशि कहलाती है, वह आपकी जन्म राशि कहलाती है। तो आपकी राशि को चंद्रमा निर्धारित करता है, और चंद्रमा जिस राशि में होता है साथ ही साथ आपका स्वभाव भी आपका चंद्रमा निर्धारित करता है। जिस राशि में चंद्रमा होता है उस राशि का स्वभाव जिस राशि में चंद्रमा होता है उस राशि का स्वामी जो ग्रह होता है उसका स्वभाव उस चंद्रमा पर निर्धारित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी जो जन्म राशि है वो मेष राशि हो जाएगी, और मेष राशि किस मंगल की राशि है, इसलिए आपकी प्रकृति मंगल के अनुरूप होगी और आपका स्वभाव मंगल के समान। आप साहसी पराक्रमी होंगे, आप तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे, आपके अंदर धैर्य की कमी होगी, आप उतावले होंगे, आप स्पष्टवादी होंगे, आपके अंदर क्रोध की मात्रा रहेगी। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी की प्रकृति आपकी प्रकृति हो जाती है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है वह उस व्यक्ति का मन बहुत अच्छा होता है। जिस व्यक्ति का मन बहुत अच्छा होता है उसका जीवन में खुशहाली होती है, उसके जीवन में उज्ज्वलता होती है। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, यानी उस चंद्रमा पीड़ित है ना, उसका मन पीड़ित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन खराब होता है। जिस व्यक्ति का मन खराब होता है उसका जीवन निराशा, असंतुष्टता, अस्थिरता, परेशानी बनी रहती है।
मित्रों, कुंडली में चंद्रमा एक अत्यंत से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह बहुत सारी चीजों को निर्धारित करता है। जितने भी मुहूर्त देखे जाते हैं, उन मुहूर्त में अन्य चीजों के साथ चंद्रमा को देखना प्राथमिकता होता है। चंद्रमा को प्रथम देखा जाता है, उसके बाद अन्य चीजें देखी जाती हैं। अब वो मुहूर्त चाहे वाहन खरीदने का मुहूर्त हो, चाहे नींव रखने का मुहूर्त हो, चाहे व्यापार करने शुरू करने का मुहूर्त हो, चाहे नाम रखने के, चाहे तो जितने भी मुहूर्त हैं उनमें चंद्रमा का देखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब कुंडली मिलान करते हैं तो सब चीजें यदि मिल जाती हो, केवल ग्रह मैत्री यदि नहीं मिलती है तो वह शादी कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि ग्रह मैत्री मन का मिलान होता है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मिलान का। तो जितना भी जो कुछ है जो प्रारंभ से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत करनी है, उसके लिए चंद्रमा का देखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। आप जिस समय कार्य स्टार्ट कर रहे हैं उस समय चंद्रमा कैसा है, शुभ है अशुभ है, इसका देखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के माध्यम से अब किसी भी व्यक्ति से बिना मिले ही उसकी नाम राशि से और आपकी जन्म राशि से, आपकी जन्म राशि या उसकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि या उसकी नाम राशि से मिलान करके आप जान सकते हैं कि वह व्यक्ति मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, उस व्यक्ति से मेरा बनेगा या नहीं बनेगा। यदि आपकी राशि से सामने वाले की राशि में षडाष्टक या द्विद्वादश योग बनता है तो निस्संदेह उस जातक से आपकी नहीं बनने वाली, उस जातक से आपका संबंध अच्छा नहीं रहने वाला, वह जातक आपके लिए शुभ नहीं होगा। आपकी राशि से चौथी, छठी, आठवीं, 12वीं राशि फंसती है तो भी वह जातक आपके लिए समस्या अशुभ रहेगा, शुभ नहीं होगा। लेकिन मित्रों, यहाँ पर यह देखना भी जरूरी है षडाष्टक कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही ग्रह की यदि दोनों की राशियां हुई तो फिर वहां पर जे शुभ में आ जाएगा, वहां पर षडाष्टक कैंसिल हो जाएगा या द्विद्वादश कैंसिल हो जाएगा। आइए मित्रों, अब हम चंद्रमा से बनने वाले खास योगों, खास सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, अधिकतर कुंडलियों में चंद्रमा से बनने वाले 3-4 साधारण योग आपको देखने में मिलते रहते हैं। वह योग है सुनफा, अनफा, दुर्धरा और कैम द्रम दोष। सुनफा, अनफा, दुर्धरा ये शुभ योग है, लेकिन कैम द्रम उसमें अशुभ है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा से बनने वाली 3 सुनफा, अनफा और दुर्धरा की खास जानकारी देता हूं। कुंडली में इन योगों को देखने से पहले इनके नियमों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सुनफा, अनफा, दुर्धरा इन 3 योगों में सूर्य और राहु केतु सूर्य इन तीनों ग्रहों को नहीं लेते हैं। यह तीनों योग चंद्रमा के त्रिक भाव में होने से नहीं बनते हैं। यह तीनों योग काल सर्प योग के अंदर भी नहीं बनते हैं। इन योगों में चंद्रमा जैसा कमजोर हो, जैसा होगा प्रबल होगा तो उतना ही शुभ फल देगा, और मान लीजिए कमजोर है तो फिर उसके फल कमजोर मिलेंगे। सुनफा, कुंडली में त्रिक भावों को छोड़कर चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ हो और चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु केतु सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए सुनफा योग कुंडली बना हुआ है। इस योग के बनने से चंद्रमा जैसा होगा उसी प्रकार से धन संपत्ति और प्रसिद्धि, नाम यश व्यक्ति का होता है। ये हो गया सुनफा योग। अब आइए अब हम अनफा योग को जान लेते हैं। कुंडली में त्रिक भावों को छोड़कर चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और चंद्रमा से पीछे मतलब द्विद्वादश, चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि कोई राहु केतु और सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो फिर वहां पर अनफा योग बन जाता है। यानी चंद्रमा के पीछे वाले भाव में ग्रह बैठने से इस योग के बनने से जातक का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है, संपत्ति बनती है और जीवन में समृद्धि बनती है। तीसरा, दुर्धरा योग। 6ठी, 8वीं, 12वीं त्रिक भावों को छोड़कर चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ हो और राहु केतु सूर्य को छोड़कर उसके चंद्रमा के आगे वाले भाव में और चंद्रमा के पीछे वाले भाव में यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो यहाँ पर दुर्धरा योग बन जाता है। ऐसे जातक को इस योग के बनने से ऐसे जातक को शारीरिक सुंदरता, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और संपत्ति बनती है। यह योग आमतौर पर कुंडलियों में देखने को मिलते रहते हैं। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं चंद्रमा से बनने वाले एक अशुभ योग जिसका नाम है कैमद्रुम दोष या कैमद्रुम योग। चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ हो और चंद्रमा के आगे और पीछे का भाव खाली हो तो यहाँ पर कैमद्रुम दोष, कैमद्रुम योग बन जाता है। यदि चंद्रमा के आगे पीछे राहु या केतु बैठे हुए हैं तो वहां पर राहु केतु का बैठे होने के बराबर होगा।
क्योंकि इस दोष में राहु केतु को नहीं गिना जाता है। चंद्रमा कहीं पर बैठा हुआ है और आगे पीछे के भाव में राहु केतु को छोड़कर कोई ग्रह भी नहीं है तो समझ लीजिए कुंडली में केंद्र योग बना हुआ है। लेकिन यह योग आसानी से भंग भी हो जाता है। यदि चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है अथवा चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यहाँ पर केंद्र योग जो दोष है योग है वो भंग हो जाता है। मान लीजिए कुंडली में केंद्र योग दोष बना ही हुआ है, भंग नहीं हुआ है, बना ही गया है तो इससे क्या परेशानी होगी। इस योग के बनने से आगे पीछे कोई ग्रह न रहने से चंद्रमा असहाय हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है, पीड़ित रहता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। ऐसे जातक की मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं रहती है। ऐसे जातक को शिक्षा, धन, संतान, विवाह आदि सभी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को संपत्ति बनाने में परेशानी जाती है। ऐसे जातक के पास धन नहीं ठहरता है। ऐसा जातक कर्ज ले सकता है। ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ऐसे जातक की माता को दुख होता है। ऐसे जातक का जो मन रहता है वो कष्टित रहता है, दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है। उसे निरंतर बेचैनी होना, नींद न आना, कार्यों में परेशानी होना, कार्यों में बार बार बदलाव होना, घर परिवार का सुख न मिलना आदि। साथ ही साथ केंद्र योग दोष बनने से जातक का वैवाहिक जीवन, जातक के जीवन साथी और बच्चे भी प्रभावित होते हैं। इस दोष से छुटकारा पाने हुए व्यक्ति को सोमवार का व्रत करना चाहिए। व्यक्ति को प्रतिदिन शिवलिंग पर जल प्लस दूध अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का व्यक्ति को जाप करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को 5 सोमवार किसी गरीब और पीड़ित व्यक्ति को जो इसी तरह पीड़ित हुए ऐसे व्यक्ति को चावल और दूध दान करना चाहिए 5 सोमवार। ये तो हो गया केंद्र दोष या योग। आइए अब चंद्रमा से बनने वाले अगले योग को जानते हैं। चंद्रमा से अगला योग अमला योग। अमला योग कैसे बनता है। चंद्रमा से दशम भाव में कोई बलवान शुभ ग्रह जैसे शुभ ग्रह बृहस्पति, बुध, शुक्र, इन तीनों में से कोई भी ग्रह चंद्रमा से दशम भाव में बलवान होकर बैठा है तो कुंडली में अमला योग बन जाता है। अथवा जन्म कुंडली के लग्न भाव से दशम भाव में कोई बलवान होकर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो भी अमला योग बन जाता है। लेकिन अमला योग कैसी स्थिति में बना हुआ है यह देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई स्थितियों में अमला योग बनने पर कमजोर अमला योग बनता है जो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। मान लीजिए कुंडली में अमला योग बना हुआ है और जन्म कुंडली का जो लग्नेश है वो उत्तरक भाव में जाकर बैठा हुआ है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है तो फिर वहां पर अमला योग अच्छा अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और मान लीजिए चंद्रमा ऐसी जहां बैठा है जहां से दशम भाव गिनने पर दशम भाव कुंडली का 3रा, 6ठा, 8वां या 12वां भाव आता है उसमें शुभ ग्रह बैठा हुआ तो ऐसे में भी जो अमला योग बनेगा वह बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो यदि चंद्रमा से अमला योग बना है तो चंद्रमा को स्ट्रांग होना भी जरूरी है। लग्न कुंडली के लग्न से अमला योग बना है तो फिर वहां पर लग्न को स्ट्रांग होना भी जरूरी है, तभी वह अमला योग अपना सुफल दे पाएगा। क्योंकि जिसके माध्यम से अमला योग बना है जब वही ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है या लग्न ठीक नहीं है, जातक व्यक्तित्व ठीक नहीं है तो फिर वह फल किसे दे पाएगा। जिसकी कुंडली में अमला योग बहुत अच्छी स्थिति में, स्ट्रॉन्ग स्थिति में बना होता है उस जातक को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। क्या फल मिलते हैं आइए जानते हैं। ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जनता सबका प्रिय होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में धन, सुख, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करता है। ऐसा जातक जीवन में खूब आनंद लेता है। उसके जीवन में संघर्ष ना के बराबर होता है। ऐसा जातक सफल, सद्गुणी, संपन्न और संपत्ति वाला होता है। ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, परोपकारी होता है, गुणी होता है। तो मित्रों ये हो गया अमला योग। आइए अब चंद्रमा से बनने वाले अगले योग को जानते हैं। अगला योग है चंद्राधि योग। कुंडली में चंद्राधि योग कैसे बनता है आइए जानते हैं। चंद्रमा कहीं भी बैठा है, चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें, चंद्रमा से 6ठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में, इन तीनों भाव में 6ठे भाव में शुभ ग्रह, 7वें भाव में शुभ ग्रह और 8वें भाव में शुभ ग्रह, मतलब चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वहां से 6ठे भाव में शुभ ग्रह, वहां से 7वें भाव में शुभ ग्रह और वहां से 8वें भाव में चंद्रमा से, तो चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें इन तीनों भावों में शुभ ग्रह, एक एक शुभ ग्रह होना चाहिए तो कुंडली में चंद्राधि योग बन जाएगा। लेकिन ये शुभ ग्रह हैं जो, इन्हें शुभ ग्रहों पर यदि पाप प्रभाव हुआ, पाप पीड़ित हुए तो इस योग का जो फल है उसमें कमी आ जाएगी। इस योग के बनने से जातक के जीवन मान, प्रतिष्ठा,
उसकी बढ़ती है। ऐसा जातक सुख संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है। ऐसा जातक धनवान होता है, संपत्तिवान होता है। उसके जीवन में मान सम्मान होता है और उसका जो जीवन रहता है, उसकी जो आयु रहती है, वह है आयु लंबी होती है, दीर्घायु होता है। आइए मित्रों, अब मैं आपको चंद्रमा से बनने वाले एक अशुभ योग की जानकारी आपको देता हूँ। वह योग है चंद्रमा से बनने वाला सकट योग। यह योग कैसे बनता है? कुंडली में बृहस्पति जहां बैठा हुआ है, बृहस्पति से छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो कुंडली में सकट योग बन जाता है। लेकिन यह भंग भी होता है। बृहस्पति से चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें में कैसे बैठा हो? यदि केंद्र में चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, चंद्रमा यदि केंद्र भाव में बैठा हुआ है तो यह योग स्वतः भंग हो जाता है। मान लीजिए यह योग कुंडली में बन ही गया है, भंग नहीं हुआ है, बन ही गया है, तो क्या परेशानी देगा? तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक के जीवन में धन की बार बार हानि होती है। ऐसे जातक की ऐसे जातक को अपनी योग्यता के अनुसार फल नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार भाग्य की हानि महसूस होती है। जब यह योग व्यक्ति के गोचर में बनता है, जब व्यक्ति के गोचर मतलब बृहस्पति, जब गोचर में बृहस्पति से चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव में होता है तो उस दिन 2-4 दिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यह दिन शुभ नहीं है। उसे टेंशन, परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, या कह सकते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उस समय कोई ना कोई उसे हानि महसूस उसके जीवन में होती है। आइए अब अगले योग को जानते हैं। कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी राहु बैठा हुआ हो तो यह योग चंद्र ग्रहण योग कहलाता है। इस योग के बनने से व्यक्ति को चिंता बहुत जल्दी होती है। ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है, टेंशन परेशानी में रहता है, अशांत रहता है, अस्थिर रहता है, निराशा रहता है। मित्रों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए चंद्रमा से संबंधित जो अन्य योग की जानकारी मैं आपको बहुत शॉर्ट में दे रहा हूँ। कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हैं अथवा उनका दृष्टि संबंध बन रहा हुआ हो तो यह विष योग की स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में चंद्रमा बहुत सारे अशुभ फलों को देता है। कुंडली में कहीं भी सूर्य और चंद्रमा की युति बनी हुई है, किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति बनी हुई है तो यहाँ पर यह अमावस्या दोष होता है। यह भी व्यक्ति के जीवन में काफी समस्याएं देता है। कुंडली के पंचम, अष्टम, द्वादश भाव, 5वें, 8वें और 12वें भाव में, इन तीनों भाव में से किसी भी भाव में यदि चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है तो यह योग कलह योग कहलाता है। और इस योग के बनने से व्यक्ति के जीवन में कलह का होना निश्चित होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट होते हैं। और कुंडली के अशुभ भावों को छोड़कर केंद्रीय त्रिकोण में कहीं भी चंद्र मंगल का शुभ योग बना हुआ है, दोनों योग कारक होकर बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन संपदा, लक्ष्मी बहुत होती है। ऐसा जीवन उसका सुख समृद्धि और वैभव और धन से भरा होता है। अगला योग, कुंडली के शुभ भावों में, केंद्रीय त्रिकोण भाव में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, दोनों योग कारक होकर बैठे हुए हैं। अथवा चंद्रमा से चौथे बृहस्पति शुभ भाव में योग कारक होकर बैठे हुए हैं, अथवा चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे को साथ भी दृष्टि से देख रहे हैं तो यही गजकेसरी योग होता है। इस योग के बनने से जीवन में तमाम चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है। व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, व्यक्ति को संतान अच्छी होती है, व्यक्ति को विवाह अच्छा होता है, उसे सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जीवन की तमाम सुख सुविधाएं उसे मिलती हैं। कुंडली में चंद्रमा पापकत्री योग में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक का जो मन रहता है आते जाते समय में कभी खुश होता है, कभी पीड़ित होता है, तो उसे आते जाते समय में उसे पीड़ा होती रहती है। कुंडली के किसी विभाग में 7 नंबर राशि में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में कर्ज का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हुआ तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है, ऐसे जातक से यदि कोई व्यक्ति विवाद करता है या कुछ भी करता है और उस व्यक्ति के माइंड पे यदि वह व्यक्ति चढ़ जाता है तो अपने जीवन में जब भी मौका मिलता है बदला जरूर लेता है। कुंडली में कहीं भी 10 नंबर राशि लिखी हुई है, उस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति की राशि मकर है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दुखी रहता है, निराश रहता है, अशांत रहता है, पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति को सुख बहुत कम नसीब होता है। उसे सुख तभी नसीब हो सकता है जब चंद्रमा पर बहुत सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा यदि अकेला बैठा हुआ है तो पति पत्नी विवाद होना निश्चित है। कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने का आदी हो सकता है। लेकिन यदि उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर वह झूठ बोलने से बच सकता है।
मित्रों वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने कुछ चंद्रमा से संबंधित योगों की जानकारी शॉर्ट में दे दी है। कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि चंद्रमा से संबंधित जो विशेष योग हैं उनको विस्तार पूर्वक मैं आपको उसकी जानकारी दे सकूँ। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। मित्रों यह जो जानकारी अत्यंत से भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है चंद्रमा से। यदि आप इस जानकारी को अपने सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप विश्लेषण के दौरान इसका बहुत गजब का फायदा, बहुत गजब का लाभ जरूर 100% ले सकते हैं। मित्रों आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से, अनावश्यक समस्याओं से और जैसे भी समस्याओं से बचा रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।